Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. Today we are starting with cardiovascular system in medical surgical nursing, and in this the first disease which we are going to learn today is myocardial infarction. So listen carefully because this is very important topic. You can get a short note on this in your theory exam, and also you can get some questions in your competitive exams also. So listen carefully. First is definition. MI is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in the coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or the thrombus. ठीक है, क्या होता है? लिसन, MI जो होता है ना, जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यूज़ होते हैं हार्ट में, टिश्यूज़ होते हैं इन हार्ट, दे डाई, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, दे गेट डाई. ठीक है, और ये क्यों हो सकता है? इट कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई कैन बी ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस और ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ सम एन आर्टरी, है ना, ओक्लूजन विच कैन बी ड्यू टू एनी एम्बोलस और द थ्रोम्बस. क्लियर है डेफिनेशन. और जो ये डैमेज होता है मायोकार्डियल टिश्यूज़ का, इट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज विच इज़ कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया. ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ कंडीशन होती है जो इसमें हमारी जो आर्टरीज़ में जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है. फैट डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट कॉज नैरो ल्यूमेन. ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो उसके थ्रू जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी एंड ड्यू टू इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया देयर विल बी डैमेज टू मायोकार्डियल सेल्स. क्लियर है? ओके, लेट अस मूव फर्दर. द रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर क्या होता है? तो जब भी आप मेड सर्च में कोई भी डिजीज़ कंडीशन पढ़ रही है, जब भी आपको रिस्क फैक्टर अगर आपका एग्जाम में लिखने का आता है, राइट इन 2 हेडिंग्स, दैट इज़ मॉडिफाइबल एंड द नॉन मॉडिफाइबल. ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो मॉडिफाइबल होता है, दीज आर द फैक्टर्स विच वी कैन मॉडिफाई. ठीक है, हमारे ऊपर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट टबैको यूज़, कोई पेशेंट टबैको ले रहा है तो वो पेशेंट मॉडिफाई कर सकता है ना, कि टबैको का यूज़ ज़्यादा भी कर सकता है और उसको कम भी कर सकता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द पेशेंट, मॉडिफाई कर सकते हैं. नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होता है जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है, वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट फैक्टर. ठीक है, सो मॉडिफाइबल में आता है हमारे टबैको यूज़, then high cholesterol level and triglyceride level, it can also cause the MI. then lack of exercise. पेशेंट को क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. ठीक है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है. देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से पेशेंट ओबीज है, ओबेसिटी की वजह से भी. देन ड्यू टू सम स्ट्रेस ऑल्सो. देन द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है हमारे? नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में फर्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़. अगर ऑलरेडी उस फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ के, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है, नेक्स्ट है ओल्डर एज. यूजुअली इन मैन में कितना? मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज चांस ज़्यादा होता है, एंड इन वुमेन मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज चांस ज़्यादा होता है MI का. एंड इन मैन एंड फीमेल, मैन हैव मोर चांसेस of getting MI than females. ठीक है, देन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन कैसे कॉज करता है? जो हाइपरटेंशन में है, जो हार्ट का वर्क है वो ज़्यादा हो जाता है और जो हमारी वॉल्स होती है आर्टरीज़ की वो यूजुअली थिक हो जाती है, थिकन हो जाती है. ठीक है, तो ब्लड फ्लो कम होगा और ब्लड फ्लो सप्लाई कम हुआ तो इट कैन कॉज द डैमेज टू मायोकार्डियल टिश्यूज़. ठीक है, diabetes and hypertension. So these are the modifiable and non-modifiable risk factors of MI. नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज़. कॉजेज़ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डेफिनेशन कि किसकी वजह से डैमेज होता है? ड्यू टू सम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लाइक आर्थरोस्क्लेरोसिस. ये देखो इस पिक्चर में, ये हमारी एक नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, बट ये जो हमारे आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये फैट डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, फैट डिपॉजिट होने के बाद क्या है, ये प्लैक बना लेता है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़. देन अगर कोई ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है तो वो ओक्लूजन कॉज करेगा, है ना, ओक्लूड करेगा. देन कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म है. अगर कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो गया तो
लिप कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, मायोकार्डियल सेल्स पे डैमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एमआई की, वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी। और यही जो है ये कॉज कर सकते हैं वर्स्ट डैमेज, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्ट डेंजरस, क्यों? बिकॉज इट सप्लाइज टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये वर्स्ट है, अगर इसका ब्लॉकेज हो गया तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई जा रहा है वो बंद हो जाएगा, सो इट इज़ मोस्ट डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। सो अभी तक हम ऑलरेडी पैथोफिजियो का ही डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे होता है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप किसी भी मेड सर्च में आप कोई भी डिजीज़ कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हो तो उसमें लिखना है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। अब ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन सा है, लाइक ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियल स्पाज्म, आर्थरोस्क्लेरोसिस और प्लेग स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस, ठीक है। अगर ये कुछ भी है आपका ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे ओक्लूजन होगा, सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ओक्लूजन होगा। ओक्लूजन होने से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी। डिक्रीज ब्लड सप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, इस्चीमिया, उसको बोलते हैं इस्चीमिया, ठीक है। फिर O2 सप्लाई भी कम हो जाएगी, हाइपॉक्सिया, ठीक है। अब रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड मिल रही है, इट कैन कॉज एंजाइना। अब एंजाइना दो टाइप का होता है मोस्टली, अनस्टेबल एंड स्टेबल। स्टेबल होता है कि जो अभी देखो एंजाइना होता है क्या, एंजाइना होता है चेस्ट पेन, ठीक है, पेन इन चेस्ट। अब स्टेबल क्या होता है, इट गेट रिलीव्ड विद मेडिकेशंस या फिर रेस्ट, है ना। बट अनस्टेबल क्या है, कैन नॉट रिलीव्ड विद रेस्ट, ठीक है। अगर रिड्यूस ब्लड सप्लाई हुआ इट कैन कॉज द एंजाइना, और थ्रोम्बोलिसिस हुए तो इट कैन कॉज द अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। थ्रोम्बस जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया तो इट कॉज द परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगा, विच कैन कॉज द नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स विच लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्लियर है, मेनली यही है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इस्कीमिया कॉज करेगा, हाइपॉक्सिया, ठीक है। जो थ्रोम्बस है उसका लाइसिस हो गया तो परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगा एंड इट कैन कॉज अ नेक्रोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको कैसे लर्न करना है, आपको याद रखना है ये क्रशिंग, ठीक है, एक मेनिमोनिक है जो आपको याद रखना है। और जो ये पिक्चर यहाँ पे शो कर रखी है ये इसका लाइक हॉलमार्क होता है एमआई का। पेशेंट जो अपना लाइक ये हैंड है ना ये चेस्ट पे प्लेस करेगा, सो इससे देख के आपको पता चलता है पेशेंट माइट बी हैविंग एमआई, ठीक है। सो सी से आपको क्रशिंग याद रखना है, सी से होता है चेस्ट पेन विच इज़ सीवियर इंटेंसिटी वाला होता है। आर मीन्स रेडिएटिंग, वो जो चेस्ट पेन हो रहा है वो रेडिएट करेगा टू द लेफ्ट आर्म, जो एंड बैक। नेक्स्ट है यू मीन्स अनरिलीव्ड, जो पेन है वो आपका अनरिलीव्ड है बाय रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। यही है होल मार्क एमआई का। आपने एंजाइना देखा, एंजाइना में क्या होता है, एंजाइना में रिलीव हो जाता है बट एमआई में रिलीव नहीं होता। सो यही डिफरेंस है बिटवीन एंजाइना एंड एमआई, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा अभी तक ये सारा पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, सीवियर इंटेंसिटी का होगा, वो रेडिएट करेगा, वो अनरिलीव्ड होगा बाय रेस्ट, ठीक है। Then H is for stands for hard to breathe. Patient will have shortness of breath. Then I means increased and irregular heart rate, or the irregular means they can be increased or the decreased heart rate. Increased blood pressure will be there. Nausea and vomiting will be there in the gastrointestinal tract, and GI is patient is going to be anxious. और क्या हो सकता है, there can be diaphoresis, excessive sweating can be there, ठीक है। So these are some of the clinical manifestation that you can see in the patient of MI. नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले आप पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री में लाइक पेन लेंगे, पेन का कैरेक्टरिस्टिक कि कितना सीवियर है, कब से है ना, कि वो रेडिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब आप हिस्ट्री में पूछेंगे। देन जब भी पेशेंट आपका इमरजेंसी रूम में आता है विद इन 10 मिनट्स आपको ECG कराना है, ठीक है। नेक्स्ट 2D को कराएंगे। देन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं विच यू कैन सी इन द ECG ऑफ अ MI पेशेंट। ECG चेंजेस में आपको
देखो स्टेमी होता है, इट इज़ ST एलिवेशन MI, ठीक है। तो इससे आपको लर्न कर सकते हो कि ST एलिवेशन होता है स्टेमी, ठीक है। सी यहाँ पे क्या आपका ST एलिवेशन है, ठीक है। ST सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, T वेव इन्वर्जन मिलेगा, अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप Q वेव। तो ये जो 3 चीज़ें ये आपको याद रखना है कि ECG में क्या क्या चेंजेस मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ST सेगमेंट एलिवेशन, T वेव इन्वर्जन एंड अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप Q वेव्स। देन आप ब्लड सैम्पलिंग में क्या कराएंगे, सीरम कार्डियक मार्कर्स कराएंगे ब्लड टेस्ट में। उसमें फर्स्ट आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में आपने सुना होगा ना, पेशेंट जब भी MI का आता है तो ट्रॉप आई या फिर ट्रॉप टी कराते हैं। जो सबसे सेंसिटिव होता है वो होता है ट्रॉप आई, ठीक है। इसमें कार्डियक मार्कर विद द हाईएस्ट सेंसिटिविटी का होता है ट्रॉप आई। बेस्ट मार्कर टू फाइंड अ MI एज पर AHA गाइडलाइंस है सीरम लेवल राइजेस विद इन 3 to 12 आवर्स, ठीक है। अब पेशेंट को MI हुआ 3 आवर्स के बाद जो है इसका लेवल हाई रहेगा टिल 12 आवर्स तक। देन क्रेटेनिन फोस्फोकाइनिन CPK-MB, ठीक है। ये कार्डियक स्पेसिफिक क्रेटेनिन काइनेज एंजाइम है, ये राइज करेगा 4 to 6 आवर्स आफ्टर हार्ट अटैक। तो ट्रोपोनिन क्यों सेंसिटिव है, क्योंकि ये 12 आवर्स तक रहता है, लेकिन CPK अगर आप 6 आवर्स की बात करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। देन लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज LDH करते हैं। देन मायोग्लोबिन द अर्ली मार्कर फॉर MI, ठीक है। तो आपको यही आपके नॉर्सेट एग्जाम्स में आता है कि कौन सा सेंसिटिव मार्कर है MI के लिए। सेंसिटिव कौन सा है, वो है ट्रोपोनिन, ठीक है। एंड मोस्ट अर्ली जो बोल सकते हो अर्ली आप क्या कराओगे, मायोग्लोबिन, क्योंकि अगर पेशेंट को आपकी पेन हुआ आपने 1 आवर के बाद कराया तो ट्रॉप तो मोस्टली नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वो राइज ही 3 to 12 आवर्स के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेंसिटिव कौन सा, ट्रॉप आई, एंड अर्ली कौन सा मिलेगा आपको सबसे पहले, मायोग्लोबिन। क्लियर है। नेक्स्ट कम्स टू मैनेजमेंट में आप 2 चीज़ें देखेंगे, एक होती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे अपने रिस्क फैक्टर पढ़े थे, नॉन मॉडिफाइबल है ना और मॉडिफाइबल। अब जो मॉडिफाइबल है ना वो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में कौन कौन सा आता है, जैसे अगर रिस्क फैक्टर है या फिर कॉज है, पेशेंट स्मोक कर रहा था तो हम पेशेंट को बोलेंगे क्विट स्मोकिंग, है ना। हम पेशेंट को स्मोकिंग क्विट कराएंगे। अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल स्टॉप कराएंगे, ठीक है। देन अगर कॉज है पेशेंट का डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, तो हम उसको मेजर बताएंगे कि कैसे आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं ना। कंट्रोल कंडीशन सच एज हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़। देन अगर पेशेंट का है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो वी विल एडवाइज द पेशेंट टू डू एक्सरसाइज एंड स्टे फिजिकली एक्टिव, ठीक है। एंड ईट अ लो फैट लो सॉल्ट डाइट, ठीक है। लो फैट और लो सॉल्ट के लिए बोलेंगे, लो सॉल्ट क्यों, क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा, अगर लो सॉल्ट लेगा हाइपरटेंशन नहीं बढ़ेगा और जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लो फैट बोलेंगे। देन रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। देन मेंटेन अ हेल्दी वेट, क्योंकि आपने रिस्क फैक्टर में पढ़ा पेशेंट ओबीज की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि उसको एक प्रॉपर वेट मेंटेन करना है। देन रिड्यूस एंड मैनेज द स्ट्रेस। सो हमने जो जो रिस्क फैक्टर और कॉजेज पढ़ा था उन्हीं को आपको कम कराना है, तो इट इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए आपको याद रखना है क्या, मोना याद रखना है। M फॉर मॉर्फिन, ये आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक है, टू रिड्यूस द पेन आप क्या देंगे, मॉर्फिन, ठीक है। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा था, हाइपोक्सिया हो रहा था, इस्चीमिया हो रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है। देन नाइट्रोग्लिसरीन, देन एस्पिरिन, ठीक है। क्लियर है। सो ये आपको याद रखना है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मोना। देखो मॉर्फिन इट इज़ एन एनाल्जेसिक ड्रग टू रिड्यूस द पेन एंड एंग्जाइटी। इट इज़ ऑल्सो अ वैसोडाइलेटर भी होता है एंड डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट बाय रिड्यूसिंग द प्रीलोड एंड द आफ्टरलोड, ठीक है। ऑक्सीजन देंगे। देन नाइट्रोग्लिसरीन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस एंड एक्यूट MI. It also causes the vasodilation and increases the blood flow to the myocardium. The next is aspirin. Aspirin prevents the formation of the thromboxane A2, which causes platelet to aggregate and arteries to constrict. ठीक है।
सो मोना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अदर ड्रग्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट है वेसोडाइलेटर्स, ठीक है। दीज ड्रग एक्ट एज ब्लड वेसल्स डायलेटर, एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, ठीक है, ताकि जो आपका वेसोस्पाज्म हो रखा है, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो डायलेट करे, है ना, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो। द नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, हाइपरटेंशन के लिए हम यूज़ करेंगे, डिक्रीज करते हैं वर्कलोड इन हार्ट, एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलोल 20 to 40, ये आपके सिप्लार के नाम से आता है, टैब सिप्लार, है ना। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करेंगे, देंगे तो इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। आपका जितना भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स है वो हमने ऑलरेडी अलग वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में मोड ऑफ एक्शन और क्या साइड इफेक्ट्स वो सब पढ़ना है तो गो एंड वॉच द फार्माकोलॉजिकल वीडियोस, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है निफेडिपिन, वर्मेप्रिल। देन एंटीकोआगुलेंट्स यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द दिस क्लॉट, एग्जाम्पल हेपेरिन। देन ओपिएड एनाल्जेसिक में आप मॉर्फिन यूज़ करेंगे। एंड देन आप रीपरफ्यूजन के लिए यूज़ करेंगे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन MI पेशेंट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में आप करते हैं एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कोरोनरी रिवस्कुलराइजेशन करते हैं। अब जो PTCA इज परफॉर्म टू ओपन द नैरोड और द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी कोज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब हमने आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ा या फिर अगर आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से कोई भी आपका ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया है, तो उसको जो ब्लॉकेज है वो खोलने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वी यूज़ द PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सी द कैथेटर हैज़ अ टाइनी बलून एट द टिप and the balloon is inflated once the catheter is placed into narrowed artery area। अब देखो एक आर्टरी आपके पास, ठीक है, ये ब्लॉक हो चुकी है, मतलब नैरो हो गई है, तो एक कैथेटर डालेंगे, इसके आगे बलून होता है, तो जहाँ पे भी ये नैरो है यहाँ पे बलून को इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे इन्फ्लेट करने के बाद वहाँ पे स्टंट डाल देंगे ताकि जो नैरो एरिया है ये आपका खुल जाए, ठीक है। Then stent plane, a tiny expandable metal coil is expanded at the newly opened side of the coronary artery to prevent the closing again। See, यहाँ देखो ये बलून टिप्ड कैथेटर है, ये आपका कैथेटर है, इसके आगे क्या है, बलून है, ठीक है। बलून इन्फ्लेट किया विद स्टंट, ठीक है। इन्फ्लेट करके अब जो स्टंट है वो उधर ही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो दोबारा क्लोज ना हो। क्लियर है? आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। सो टुडे वी हैव डन द डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, देन कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में याद रखना है चेस्ट पेन होता है जो रेडिएट करता है विच इज़ अनरिलीव्ड बाय द रेस्ट, ठीक है। देन असेसमेंट, ECG फाइंडिंग से याद रखने हैं आपको MI के, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है जो आपका नोट सेट में पूछते हैं, ठीक है। ECG चेंजेस, स्टेमी याद रखना उसके लिए, ST एलिवेशन, T वेव इन्वर्जन, अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप Q वेव्स। देन हमने पढ़ा ट्रीटमेंट आपका पढ़ा, मेनली आपको इसको PTCA और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स याद करने हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.